नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, आज उनका दौरा है 2 दिवसीय। मथुरा पहुंचेंगे सीएम धामी, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी गोवर्धन पहुंचेंगे। गोवर्धन गिरिराज जी के 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोवर्धन दानघाटी मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। बंगला मुखी पीताम्बर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोवर्धन पहुंचेंगे। गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा भी यहां पर लगाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे गोवर्धन। गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी, 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में जनवरी महीने में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम की तैयारियों पर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर यहां पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित श्री राम कथा में भाग लेंगे। वहीं इस राम कथा को सुनने के लिए दूर दूर से भक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। जानते हैं, इसी नए वर्ष में हम लोगों ने लंबे समय से, अभी जैसा ऐसा कह रहे थे वीरेंद्र जी कि बाल्यकाल से मैं भी, क्योंकि मैं भी और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ हैं राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने काल सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे, कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। और भगवान राम की कृपा हुई, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया। और दूसरी टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक वो युग था जब भगवान राम पैदा हुए थे, एक यह युग है, इस युग में भी हम सबको आज किसी न किसी रूप में इस पूरे भगवान राम लला के विराजमान होने में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि, और कहीं भी हम दुनिया के अंदर जाते हैं तो जब हम जैसे ही बताते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं डॉक्टर, तो लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं। उनको लगता है कि ये देवभूमि के हैं, कहीं न कहीं भगवान की अपार कृपा के नजदीक से आ जाए। धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां कांग्रेस इसका विरोध जता रही है तो वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना ने कहा है कि राज्य पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। उस पर भाजपा सरकार प्रदेश पर दायित्वधारियों का बोझ लाद रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 20
सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि दायित्वधारियों को मिलने वाली सुविधा पहले से चली आ रही है, व्यवस्था के तहत इसमें कुछ नया नहीं है। राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है और अब ऊपर से आपने दायित्वधारियों का 2.25 लाख रुपया एक दायित्वधारी पर खर्चा। 80,000 रुपए तो आप प्रति माह टैक्सी का देंगे, 45,000 रुपए आप उनको मानदेय देंगे, आप उनको 25,000 रुपए आवासीय व कार्यालय का भत्ता देंगे। राज्य में एक दायित्वधारी 2.25 लाख रुपए का यानी कि 8 उपनल कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर एक दायित्वधारी पर खर्चा होगा। ये राज्य की जनता के साथ अन्याय है। रोल बैक करना चाहिए, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। दायित्वधारियों को जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उन्हीं को जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूं अगर जनता के हित में सरकार निर्णय करे तो इस काम को करना चाहिए। रोल बैक करें, तत्काल इसको रद्द करें अपने निर्णय को और दायित्वधारियों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने की बजाय राज्य के बेरोजगारों को मजबूत करें, जनता को मजबूत करें। है कि जो उनको गाड़ियों का विभाग के द्वारा या किसी गैर सरकारी एजेंसी के द्वारा गाड़ियां उपलब्ध होती थी, तो चूंकि वो बहुत पुराना जियो है जिसमें एक 60,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने उसमें 20,000 की बढ़ोतरी की है। मुझे लगता है व्यवहारिक है। कांग्रेस ने कितने मनमाने तरीके से राज्य सरकार का धन लुटाया। ये बहुत सीमित संख्या में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने दायित्वों का वितरण किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने उसमें झांकना चाहिए। ठीक। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं देहरादून से। नवीन, यहां पर दायित्वधारी के मानदेय में बढ़ोतरी पर यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने। जी, खुशबू, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दायित्वधारियों को लेकर अब सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप पत्रारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जो दायित्वधारियों की जो सुविधा है उसको सरकार लगातार बढ़ाने का काम कर रही है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी दायित्व दिए गए हैं वो सोच समझ के दिए गए हैं और जो उनकी सुविधाएं हैं वह उनका अधिकार है, इसके तहत काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है और जहां सत्ता पक्ष अपनी बातें रख रहा है तो वहीं विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि लगातार सरकार जो है वो कर्ज में डूबी हुई है। प्रत्येक आदमी पे जो तमाम सारे जो अगर गिनती के तहत की जाए तो तमाम सारे कर्ज हैं। तो इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी दायित्व जिनको भी दिए गए हैं उनको जो नीति संगत है उसी के तहत ही जो सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराई जा रही है। नवीन, सरकार के इस फैसले को कैसे देखा जाए? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लंबे इंतजार के बाद दायित्वधारियों की जो सूची थी उसको दूसरी सूची को भी जारी कर दिया गया और कहीं ना कहीं अगर सुविधाओं की बात की जाए तो जो राज्य मंत्री स्तर के जो दायित्व मिले हुए हैं उनको तमाम सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है। इसी क्रम में इन सुविधाओं को दिया गया है और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो विपक्ष है लगातार हमलावर हो रहा है सत्ता पक्ष पर और उसका साफ तौर पर आरोप है कि तमाम सारे जो ये सुविधाएं दी जा रही है कहीं ना कहीं नीति संगत ये बात गलत है और जो ये सुविधाएं हैं उसे मुहैया नहीं करवानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर पिछली सरकारों की बात की जाए तो तमाम सारे लोग जो चाहे कांग्रेस शासनकाल की बात की जाए तो वहां पर दायित्वों के बंटवारे हुए थे और तमाम सारी जो सुविधाएं हैं उसको देने का काम किया गया है। इसी क्रम में अगर कहा जाए तो जो अभी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में जो दायित्वधारी है उन्हें भी जो सुविधाएं हैं उसे देने का काम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में रार ठंड गई है। दायित्वों के मानदेय पर घमासान देखने को मिला है। लगातार सत्ता पक्ष ये कह रही है कि मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है, वो ये कहना चाह रहा है कि मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में जिस तरह से यहाँ पर
विकास कार्य करने चाहिए, उस पर सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान यहां पर देना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हां, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार, ਤੁਹਾਡੇ द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। रुक करेंगे खबरों की ओर। पहाड़ों पर लगातार खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। राज्य में 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के पद से अधिक डॉक्टरों की संख्या होगी। देखिए, मैंने कहा कि 400 डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हम मार्च के महीने में करने जा रहे हैं, और मैं आज प्रेस के सामने कह रहा हूं कि 2024 दिसंबर तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या जो है पद से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी हम पे हर साल 800 बच्चे MBBS करके आ रहे हैं। अब हमको जो दिक्कत है वो है कि हमको सर्जनों की दिक्कत है, और सर्जन के लिए अभी हमने तय किया है कि हर साल हम 300 बच्चों को MD कराने का भी निर्णय हमने किया है। मसूरी में 26 से लेकर 30 दिसंबर तक सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ विंटर लाइन कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए देहरादून RTO की ओर से कई वर्षों पुरानी गाड़ियों को मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल के कार्यक्रम के लिए भेजा गया है, ताकि इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र हो। इन गाड़ियों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान गणेश जोशी ने RTO के इस काम की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि इससे विंटर कार्निवल में टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए, मैंने कहा कि 400 डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हम मार्च के महीने में करने जा रहे हैं, और मैं आज प्रेस के सामने कह रहा हूं कि 2024 दिसंबर तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या जो है पद से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी हम पे हर साल 800 बच्चे MBBS करके आ रहे हैं। अब हमको जो दिक्कत है वो है कि हमको सर्जनों की दिक्कत है, और सर्जन के लिए अभी हमने तय किया है कि हर साल हम 300 बच्चों को MD कराने का भी निर्णय हमने किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा की तैयारी जोरों पर है, इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि दलित समाज के लिए केंद्र की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे दलित समाज को लाभ हो रहा है। दलित समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। कल जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। लखपति दीदी बन रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की बात हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं ये निश्चित तौर पर कहता हूं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हो चुकी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें टिकी हुई है। वहीं इस पद पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने बीजेपी की सीट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति के 26,000 वोटर हैं, जिसमें 19,000 वोट दलित समाज के हैं। ऐसे में वहां के लोगों ने इस बार बीजेपी को जीत दिलाने का निश्चय कर लिया है। मंगलौर विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति समाज के लगभग 26,000 वोट हैं और जिसमें लगभग 19,000 वोट, 19 से 20,000 वोट चमार समाज के हैं। वो इस बार मन बनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बने, मंगलौर का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि मंगलौर से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना। तो इस बार लोगों का मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता करके यहाँ पर ट्रिपल इंजन लगाना है और मंगलौर का सर्वांगीण विकास करना है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 30 दिसंबर तक प्रदेश में घना कोहरा होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में होगा घना कोहरा, पहाड़ी क्षेत्रों में होगी बारिश, बर्फबारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का यहां पर असर जताया जा रहा है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी यहां पर अलर्ट है। तो देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी है। 30 दिसंबर तक प्रदेश में घना कोहरा होगा। मौसम विभाग ने यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी क्षेत्रों में भी घना कोहरा होगा। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में हर जगह दीवारों पर पोस्टर लगाकर इलाकों को बदसूरत बनाया जा रहा है। बता दें कि लगभग 2 साल में शहीद अली अधिशास्त्री अधिकारी का चार्ज संभाल कर बैठे हैं। बावजूद इसके अभी तक अवैध रूप से पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर टीम का गठन हुआ है, जो इन पर निगरानी रखेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन और मसूरी में विंटर कार्निवाल को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वहीं कई जगहों से देश विदेश से पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश प्रवार ने बताया है कि 30 और 31 जनवरी को भारी वाहनों को शहरों में प्रवेश यहां पर वर्जित किया गया है। इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए। उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे, उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे, वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।